हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में देख रहे हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 मतलब से और 1990 के बीच का जो आपका टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड के बीच की हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने कुछ महत्वपूर्ण आपकी चीजों का पढ़ा, जैसे कि योजनाकार कौन थे, महालोविस महालोविस के विषय में पढ़ा कि आखिर में योजनाकार आपका योजना नीति निर्माता कौन थे। हमने उनके विषय में पढ़ने और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार महालोविस किस तरह से सांख्यविद थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने के लिए क्या प्रयत्न किया। ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली थी। अच्छा, उसके पीछे हमने योजनाओं के बारे में पढ़ा, प्रणालियों को पढ़ा, अर्थव्यवस्था को पढ़ा, सर्विस सेक्टर का योगदान कैसे बढ़ रहा है ये हमने देख लिया कि सर्विस सेक्टर कहाँ कहाँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बढ़ा। इन सारी चीजों को हम लोग आपका अपने इस लेक्चर में अपने हम लोग गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं, एक एक करके। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना इतना हमने देख लिया। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी, आगे बढ़े। अब है स्वामित्व एवं प्रेरणाएं। अब आप स्वामित्व की बात करोगे। किसान को भूमि किसान को भूमि यह नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसान को भूमि का स्वामित्व बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे। यानी कि अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगे तो प्रोडक्शन बढ़ने से तो उनका इंटरेस्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूस्वामी से कृषकों को अधिक उत्पादन का लाभ होता है। जो कृषक हैं, जिनके पास जमीन है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लाभ अधिक होगा और सुनिश्चित ही है कि वो लाभ को बढ़ा पाए। काश्तकारों यानी कि जो काम करते हैं, काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदारों को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की लापरवाही का उदाहरण, बड़े सले गड़े फल और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते हैं। आज प्रत्येक किसान यह जानना चाहता है कि सले गड़े और ताजे फल ही खराब कर देते हैं। यदि एक साथ पैक किए जाएं तो किसान को हानि होगी, क्योंकि फल बिक नहीं पाएगा। मान लीजिए कुछ फल खराब थे, तो सही थे, अगर आपने सही फलों को खराब फलों के साथ पैक कर दिया तो खराब फल सही को भी खत्म कर देंगे और जो उनकी जो बिकना था वो भी आपका बिक नहीं पाएगा। अब कह रहे आता है, प्रश्न यह उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा क्यों करते हैं। उनका साफ तौर पर है प्रेरणा, उनका क्या है, सम्मुख प्रेरणा है। ठीक, अब देखिए कि पूर्व अतः उन्हें लाभ, ना तो लाभ होता है, नहीं हानि, ना ही स्वामित्व। जब किसी को ना तो लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगी, ना ही ऑनरशिप होगी, तो कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। यानी कि उनमें स्किल कहां से आएगी? भाई वहां जमीन सरकार की है, तुमको अगर चाहे 1 करोड़ का उत्पादन हो, जो तुम्हारे हिस्से में आएगा वही तुम्हें मिलेगा। वहां निजी संपत्ति नहीं है इतनी। तो इस स्थिति में तो फिर तुम क्या उम्मीद करते हो कि वहां का किसान में कुछ टच होगा, कुछ उसमें स्किल होगी? तो ये सारी चीजें इस बात पे जानकारी मिलती है कि यदि अति उपज विशाल कृषि क्षेत्रों के उपलब्ध होने के सोवियत संघ के क्षेत्रों में उत्पादन कम क्यों है। यार इनके साथ साथ उन क्षेत्रों में बहुत जगह जो प्रोडक्शन है वो आपका कम है। ठीक, थॉमस सॉल्वे ने इस बात को आधार दिया। आपको पता लग गया कि आखिर में ये सारी चीजें है कैसी और स्वामित्व का मतलब क्या है। जब आदमी का अपना कोई ऑनरशिप नहीं होता, लॉस प्रॉफिट का नहीं होता, तो उसमें कुछ चीजें अपनी प्रेरणाएं, वो चीजें आपकी डेवलप नहीं होती। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, बात करते हैं कृषि की। कृषि ना ही समानता रह पाई।
स्वतंत्र भारत की नीति निर्माताओं को इन मुद्दे पर विचार करना पड़ा। हमारे भारत के जो नीति निर्माता है उन्होंने इन मुद्दे पर आपका विचार करना पड़ा। ठीक है, उन्हें भूमि सुधारों और उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया गया। कुछ ऐसे बीज थे स्वतंत्रता के बाद। पहले लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म मतलब आपकी जमींदारी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उनको समाप्त किया गया, लोगों में भूमि आपका डिस्ट्रीब्यूट की गई। उसी के बाद ये सारी चीजें हुई। अब है भूमि सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भरण पत्ती में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। आप जानते हैं जमींदार, जागीरदार फिर है खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान वसूल। भारतीय क्षेत्रों की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ता था। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। इनका मुख्यतः जोत के स्वामित्व में परिवर्तन करना, स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों का उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा दे। मेन क्या है, अब जो कोई किसान कृषि कर रहा है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि उसको समतल नहीं कर रहा, उसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर रहा, तो कुछ और चीजें नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने लगान नहीं चुकाया तो जमीन जमींदार को चली जाएगी, मेरा किया कराया सब जीरो हो जाएगा, मैं इसमें क्यों करूं। तो इन्वेस्टमेंट जो था वो अनसिक्योर था, इसलिए लोग क्या नहीं कर रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट। स्वामी बन गए तो लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट तरफ आगे बढ़ना शुरू। बशर्ते पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। दरअसल समानताओं को बढ़ाने के लिए सीमा निर्धारण दूसरी नीति थी और इसका इसका किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना था। नीति का उद्देश्य कुछ लोगों को स्वामित्व के संकेतन को कम करना था। बिचौलियों के लिए उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 2 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामी के उन्होंने उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इसे कृषि उत्पादन में कृषि हुई और बिचौलियों के लिए उन्मूलन समानता के लक्ष्य पर पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर खुद पूर्व जमींदारों के क्षेत्र में बड़े बड़े भूखंडों में अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामी को अपने किसान भूस्वामी यानी कि वास्तविक कृषक होने का दावा किया। और उसने क्या कर दिया कि भाई हम ही रियल किसान है और अपना दावा ठीक और करना भी चाहिए। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनता कृषि श्रमिक जैसे बटाईदार भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। अब जो बटाईदार थे, भूमिहीन श्रमिक है, इनको कोई लाभ अभी तक नहीं पहुंच रहा है। लाभ किनको हुआ है? बड़े जमींदार है, उन्होंने अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधी को जमीनें ट्रांसफर कर दी, उनके पास जमीन हो गई। जो उनके नियरेस्ट सामंती थे उनको ट्रांसफर कर दी गई। इसी बेस पर जो लाभ हुआ उन्हीं को हुआ, ना कि किसी और को। यही बताने का और यही समझाने का वो प्रयास आपको कर रहा है, कैसे ये सारी चीजें हुई और कैसे ये चीजें बदली। ठीक है, और देखिए फिर आगे। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून भी में बाधाएं आई। अब पता है कि मैक्सिमम कितनी जमीन पास हो सकती है चीजें। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधी आदि के नाम करवाकर कानून से बच गए। अब सीमा का निर्धारण हो गया कि आप भूमि कितनी रख सकते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, भूमि को जो उनके निकटतम
आपके संबंधी थे वह उनके नाम कर दी और इस तरह से वो बच गए। ठीक, जिनके द्वारा बड़े जमींदार ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान भूमि की नीति के प्रतिबद्ध थीं, यानी कि केरल और बंगाल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इनके कारण वहां प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। और आप कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म अगर भारत में हुआ है, पश्चिम बंगाल और आपका केरल राज्य में बहुत अच्छा हुआ है। ठीक, दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों में सरकार की इस तरह आपकी प्रतिबद्धताएं नहीं थी। अथवा आज की जोत में भारी असमानता बनी रही। क्या बनी रही? भारी असमानता जो है आपकी बनी रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय में देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादन बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिकांश किसानों के पास आधारिक संरचना में नितांत अभाव था। भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो किस पर निर्भर थी? मानसून पर। यदि मानसून का स्तर कम होता तो किसानों को कठिनाई होती, चाहे सुविधा उपलब्ध ना थी। ये सुविधाएं वहां किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल में कृषि गति रहित अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य था उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज HY बीज का प्रयोग से, विशेषकर गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि से। अब जो HY बीज लाए गए थे ना बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रांति का क्या था? स्थायी रूप से समाप्त होना। अब जो उच्च पैदावार वाली जो आपकी किस्में थी, इन्हें हमने कहा गया HY बीज। इनमें गेहूं और चावल दो फसलें ज्यादा थी। ठीक, और इसी में इनकी क्या हुई? वृद्धि हुई। आप देखते हैं चावल में हम आत्मनिर्भर बन गए और गेहूं में हम लोग आत्मनिर्भर। एटलीस्ट खाने के लिए रोटी तो मिले। पनीर सब्जी की तो हम बाद में बात करें। हमारे पास तो अनाज भी हम अ, रशिया US की जो दान था हम उसके ऊपर डिपेंडेंट थे आजादी के बाद। ठीक, कीटनाशक तथा निश्चित रूप से जल आपूर्ति की भी आवश्यकता थी। हमको क्या चाहिए थे? उर्वरक, हमको पेस्टिसाइड चाहिए थे। हमारे कीड़े मकोड़े बहुत थे, फसल को खा जाते थे। ठीक, इन आगतों का मतलब होता है इनपुट, यानी किसी चीज को इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिन जिन चीजों की जरूरत होती है कहते हैं आगत का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की आवश्यकता, पैदा की वाली किस्मों का लाभ उठाने में और किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में 1960 के दशक में 1970 के दशक के मध्य तक HY बीज का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। यानी कि पंजाब में आया, मध्य प्रदेश में आया, तमिलनाडु में आ गया और ये जो ऐसे आपके समृद्ध आपके प्रांत थे। के बाद वेस्टर्न यूपी में आया, हरियाणा में आया और हरित क्रांति का लाभ अगर किसी ने उठाया तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उठाया और सुनिश्चित। ठीक, और कह रहे हैं इसके अतिरिक्त HY बीजों को लाभ की बात कर रहे हैं, गेहूं की पैदावार करने वाले क्षेत्रों को मिला। जहां गेहूं होता था उन्हीं क्षेत्रों को। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक से मध्य लेकर 1980 में HY बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों में पहुंचा और कई फसल को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता बढ़ी। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका के वहां किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं था। हम किसकी कृपा पर निर्भर थे? मैं बता रहा था ना अभी कि हम अमेरिका की कृपा पर निर्भर थे। सोच के देखिए, हमको गेहूं चाहिए, अमेरिका अपनी कृपा करेगा, उसी आधार पर हम लोग अपना फूड सिक्योरिटी के रूप में थे। तो हरित क्रांति कैसे हुई? HY बीज क्या था? मानसून पर हरित बेसिस क्या थे? इनको हम देख चलिए। तो आपने देख लिया इस तरह की चीजें थी। अब कह रहे हैं अब थोड़ा जो इसका आगे बचा हुआ है इसको आप लोग एक बार घर से ट्राई करिए। HY बीजों को पढ़िए, कैसे पंजाब के दशक तक रहा। अच्छा, ये तो था कि चलो गेहूं चावल का प्रोडक्शन बढ़ा,
क्या हरित क्रांति ने कुछ नुकसान भी किया है? फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।